दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय एस.के. झा सर के पीडीएफ का जो है क्लास 6 पॉलिटी का, और ये पार्ट नंबर 1 है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलने वाला है और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जो है बताने वाले हैं। और ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ टेलीग्राम पे है, वहाँ पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे, आपको जो है क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ, ये खास करके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसके साथ साथ जो है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीईआरटी नोट्स है, आपको पता ही होगा सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एनसीईआरटी का पूछा जाता है क्लास 6 to 10। आपको क्लास 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट का, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट जो है ये है सिविक्स है, सब्जेक्ट का नाम सिविक्स है, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिक्सचर है यहाँ पे क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का मिलने वाला है क्लास 6 का जो है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 में जो है, ये रियल क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से है शुरू होता है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, और चैप्टर का नाम पहला है विविधता की समझ। पहला चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। इस क्वेश्चन यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। प्रत्येक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं, और आपको बता दें कि ज्योग्राफी का और साइंस का कंप्लीट वीडियो जो आपको चैनल पर मिल जाएगा क्लास 6 का जो है, और सिविक्स का भी शुरू किया है। सिविक्स का भी जो है कुछ वीडियो होगा, और उसके बाद जो है सिविक्स भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए सिविक्स के क्वेश्चन को बताते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। तो जाइए इसका जो साइंस और ज्योग्राफी का है वो वीडियो भी जाकर के जरूर देखिए। क्वेश्चन यहाँ से है पहला क्वेश्चन कि हमारे बीच विविधता का क्या कारण है। तो हमारे बीच में जो विविधता जो होता है, इसका कारण यही है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र एवं समाज, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र एवं समाज जो है, ये जो है विभिन्नता के कारण है हमारे बीच में जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कक्षा में बैठे हुए छात्रों के अलग अलग दिखने का कारण क्या है। तो छात्रा जो बैठे हुए हैं, कक्षा में जो बैठे रहते हैं, उसका अलग अलग दिखने का यही कारण होता है क्योंकि शारीरिक भिन्नता के कारण अलग अलग दिखाई देता है। शारीरिक भिन्नता के कारण दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है भिन्नता के कारण। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है 3 नंबर में देख सकते हैं। आपको यहाँ से बता दें कि पूंजीवादी यानी शारीरिक अर्थव्यवस्था जो होता है एक पूंजीवादी होता है। पूंजी यानी उत्पादन, जो किसी भी अर्थव्यवस्था जो होता है इसके 2 भागों में बांटा जाता है। एक उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार से बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था जो होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है उत्पादन होता है, और इसके साथ साथ जो होता है दूसरा जो होता है विकास होता है। दूसरा विकास होता है। उत्पादन में आ जाता है पूंजीवादी, साम्राज्यवाद, मिश्रित, और विकास में आ जाता है विकसित, अविकसित और अल्प विकसित। ये इस तरीके से आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत का संविधान किस प्रकार का गणराज्य स्थापित करता है। तो भारत का संविधान जो है ये प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये गणराज्य जो है ये स्थापित करता है। पहले करता है प्रभुत्व करता है, और उसके बाद जो है संपन्न करता है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ये जो है भारतीय संविधान के जो है गणराज्य स्थापित करता है भारत का संविधान जो है। और 26 नवंबर जो है 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से संविधान हमारा लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया हमारे संविधान को जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के अनुसार किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित किया जाता है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो है भारत के संविधान के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इस प्रकार के जो है न्याय सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के माध्यम से किन किन स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। तो भारतीय संविधान के माध्यम से जो है विचार की और इसके साथ साथ अभिव्यक्ति की, और विश्वास और धर्म उपासना की, ये सब चीज़ की जो है स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है भारतीय संविधान के माध्यम से जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुसार प्राप्त करने के लिए कौन कौन से अवसर समान रूप से सभी नागरिकों को दिए गए हैं। ये जो है ये दिया गया है प्रतिष्ठा जो है सभी नागरिकों को दिया गया है प्राप्त करने के लिए। और न्याय 3 प्रकार का होता है, स्वतंत्रता 5 प्रकार का होता है, और समता जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का नंबर 7 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देशिका किस तिथि को अपनाई गई थी। भारतीय संविधान का उद्देशिका जो है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है, संविधान के अनुसार जो है समस्त नागरिकों को किनकी गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना चाहिए। ये जो है ये करना चाहिए राष्ट्रीय एकता हो जाएगा इसका सेंसर, राष्ट्रीय एकता हो जाएगा, अखंडता हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा, ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है संविधान के अनुसार बंधुता बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो संविधान के अनुसार जो है बंधुता बढ़ाने का उद्देश्य जो है ये है कि समाज में एकता, शांति और धार्मिक
सहिष्णुता, ये सभी जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है बंधुता बढ़ाने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 में संविधान कब और किसके द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? ये जो है ये किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया और ये संविधान सभा के द्वारा किया गया। ये जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान को बनने में समय की बात करें तो संविधान जो है इसको बनने में जो समय जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान किन अस्त्रों के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी देता है? संविधान जो है ये अभिमान अस्त्रों के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के खाने में क्या अंतर है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के खाने में जो है अंतर यही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, तो उत्तर भारत में जो है मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद करते हैं। मक्के का रोटी और सरसों का साग पसंद करते हैं। उत्तर भारत में जो है मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में जो है लोग जो है वहाँ पे इडली और डोसा पसंद करते हैं। दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में जो है मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन का नाम क्या है? तो बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन का नाम जो होता है ये है लिट्टी चोखा ये प्रसिद्ध व्यंजन का नाम है बिहार का जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बंगाल का प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो बंगाल का प्रमुख खाद्य पदार्थ जो है यह है वहाँ का मछली चावल। प्रमुख खाद्य पदार्थ है बंगाल को जो है मछली चावल। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यंजन जो है यह है इडली सांभर जो ये प्रसिद्ध व्यंजन है दक्षिण भारत का जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गुजरात का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो गुजरात का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ जो है यह है कि वहाँ का जो है गुजराती थाली जो वहाँ का जो है गुजराती थाली जो है ये खाद्य पदार्थ है, प्रमुख खाद्य पदार्थ यानी प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है बिहार का मशहूर पर्व कौन सा है? तो बिहार का मशहूर पर्व में जो होता है ये छठ पूजा आ जाता है, छठ पर्व जो है ये मशहूर पर्व में से आ जाता है बिहार का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में पश्चिम बंगाल का जो है प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार जो होता है ये होता है दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, हम देख सकते हैं महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार कौन सा? तो महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार जो होता है वहाँ पर जो होता है गणेश उत्सव होता है और भारत का गणेश उत्सव वहाँ पर जो है महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार ये गणेश उत्सव है बिहार का प्रमुख त्यौहार जो है। और भारत का मैनचेस्टर जो है ये अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। बात करें तो झारखंड में जो है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है? झारखंड में जो है सरहुल पर्व मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। और स्थापना जो झारखंड की राज्य की स्थापना बात करें तो स्थापना हुआ था ये 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य की स्थापना हुआ था। केरल में ओणम के अवसर पर कौन सी गतिविधि प्रमुख होती है? तो केरल जो है वहाँ पर ओणम के अवसर पर जो है सबसे प्रमुख गतिविधि जो होती है ये होती है नौका दौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है? पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी इसका पर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों में सबसे प्रमुख भिन्नता किस प्रकार की होती है? भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों में जो है सबसे प्रमुख भिन्नता की बात करें तो इसमें जो है भाषा की भिन्नता होती है, तो भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में देख सकते हैं कि कौन सा त्योहार शीत ऋतु के दौरान मनाया जाता है? शीत ऋतु के दौरान जो है लोहड़ी त्योहार जो यही मनाया जाता है, शीत ऋतु के दौरान मनाया जाता है लोहड़ी त्योहार जो है। आपको बता दें कि शीत ऋतु में जो है रबी फसल होती है और गर्मी में जो है जायद फसल, बरसात में खरीफ फसल होती है। और भाषा के आधार पर जो बात करें तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है और मैंने जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य का जो पुनर्गठन किया गया था ये आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में किया गया था आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में बात करें तो इसमें हुआ था 1956 में इसका जो है।
दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है, भारत में विभिन्न त्योहारों और रिवाजों का पालन किस पर निर्भर करता है। भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार जो है और रिवाज जो है, इसका निर्भर जो बात करता है, पालन का निर्भर जो करता है, ये धर्म पर करता है, यानी धर्म पर ही करता है, किस धर्म के लोग हैं और वो कौन सा पर्व मनाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो विविधता जो हमें जो हमारे जीवन को जो है इस प्रकार से समृद्ध करती है कि नए विचार करते हैं, नए विचार उत्पन्न करते हैं, और इसके साथ साथ जो नए विचार और पद्धतियां लाकर, और इसके साथ साथ आर्थिक विकास में योगदान देकर, सांस्कृतिक मिलनसारता बढ़ाकर के जो है, ये सभी जितना बोली ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है, अन्य राज्यों में जाकर बस जाने वाले लोग स्थानीय लोगों के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। अन्य राज्य में जाकर जो है बस जाने वाले लोग जो है स्थानीय लोगों पर जो है ये स्थानीय भाषा का जो है प्रभाव डालते हैं, यानी जो है स्थानीय भाषा का प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूसरा भाषा बोलता है, और खान पान का भी जो प्रभाव डालता है, खान पान का भी प्रभाव डालते हैं वहाँ पर जाकर के जो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, विविधता के प्रति समर्पण के क्या लाभ होते हैं। तो विविधता के प्रति समर्पण के लाभ की बात करें तो इसमें लाभ यही होता है कि साझा संस्कृतियों का अनुभव होता है, भावनात्मक संबंध बना जाता है, ये सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। साझा संस्कृतियों का अनुभव, दूसरा भावनात्मक संबंध बनाना, ये दोनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है, सहरसा जिले के बच्चे किस भाषा को बोलते हैं। तो सहरसा जिला में जो है सबसे ज़्यादा बात करें तो मैथिली भाषा को बोलते हैं, मैथिली भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथिली भाषा को बोलते हैं सहरसा जिला के बच्चे जो हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वैशाली जिले के बच्चे किस भाषा को बोलते हैं। वैशाली जिला का बच्चा जो होता है ये भोजपुरी बोलते हैं, वैशाली जिला के बच्चे भोजपुरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कितनी से अधिक भाषाएं बोली जाती है। भारत में बात करें तो 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं भारत में जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कि 8वीं अनुसूची में दिया गया है 22 भाषा को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है, बिहार राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। बिहार जो है, बिहार में बात करें तो बिहार में जो है मैथिली बोली जाती है, बिहार में मैथिली बोली जाती है, और इसके साथ साथ भोजपुरी बोली जाती है। मैथिली और भोजपुरी बिहार में बोली जाती है भाषाएं जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है ये है हिंदी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसे नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में, कर्नाटक राज्य में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। कर्नाटक राज्य में जो है नाम से याद रखना, क से कर्नाटक, क से कन्नड़, कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा जो है प्रमुख रूप से बोली जाती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा है, तमिलनाडु राज्य में कौन सी भाषा प्राथमिक रूप से बोली जाती है। तो तमिलनाडु राज्य में जो है प्रमुख रूप से जो है प्राथमिक रूप से तमिल भाषा बोली जाती है, तमिल भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है, केरल राज्य में कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। केरल राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा जो है उसका नाम है मलयालम। मलयालम भाषा जो है केरल राज्य में प्रमुख रूप से बोली जाती है, मलयालम भाषा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है, पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। पश्चिम बंगाल राज्य जो है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसको भी याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में बात करें तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है प्रमुख रूप से वो है बंगाली भाषा। पश्चिम बंगाल में जो है बंगाली भाषा बोली जाती है प्रमुख रूप से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39, मणिपुर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। मणिपुर राज्य में जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है मणिपुरी भाषा है, मणिपुरी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में, गुजरात राज्य में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य में सबसे मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा जो है उसका नाम है गुजराती भाषा। गुजराती भाषा सबसे प्रमुख रूप से बोली जाती है गुजरात राज्य में। तो ज्योग्राफी का और साइंस का जो है कंप्लीट वीडियो हो गया है क्लास 6वीं कक्षा का, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से जो है प्लेलिस्ट में, उसमें सभी वीडियो को डाला जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, क्वेश्चन नंबर 41 कहा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव, यहाँ पे यही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसका जन्म की बात करें तो इसका जन्म जो है महार जाति में हुआ था, महार जाति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो नंबर 42 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में, डॉक्टर अम्बेडकर के गांव के बाहर रहने का क्या कारण था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो था उसका गांव के बाहर रहने का कारण यही था कि उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके पास जो है ज़मीन नहीं थी, इसीलिए जो वो गाँव के बाहर ही रहते थे।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर के कौन कौन से प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर जो है ये कौन कौन सा प्रयास किया। इसका प्रयास का नाम बात करें तो आप लोगों को हम बोलते जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला प्रयास यही था कि दलित लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए, यानी चाहे दलित लोग जो है उसको शिक्षा दिलाने के लिए, यानी जो है दलित लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए जो है इन्होंने काम किया। दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया, दूसरा जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया, दूसरा जो है। तीसरा बात करें तो तीसरा जो है ये धार्मिक क्रियाकलापों से बाहर रखने के लिए काम किया, ये धार्मिक क्रियाकलापों से जो है बाहर रखने के लिए इन्होंने काम किया। ये तीन सब काम किया और बहुत सारे कार्य किए और जो बुक में था वही आपको बताए। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किसके लिए शिक्षण की पहल की थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जो इन्होंने शिक्षण की पहल की बात करें तो इन्होंने दलित और इसके साथ साथ पिछड़ी जातियों के लिए, दलित और पिछड़ी जातियों के लिए जो है इन्होंने जो है शिक्षण की पहल की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस जगह आना मना किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस जगह पे आना जो है मना किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिर में। मंदिर, इसको यहाँ क्वेश्चन ये लिखा गया था डॉक्टर अंबेडकर को किस जगह जाना जो है मना किया था, तो मंदिर में जाने के लिए उसको जो है मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में डॉक्टर अंबेडकर की किसने समर्थन किया था। डॉक्टर अंबेडकर की समर्थन की बात करें तो महात्मा गांधी ने समर्थन किया था भीमराव अम्बेडकर को। महात्मा गांधी ने समर्थन किया था, महात्मा गांधी जो है इन्होंने समर्थन किया था भीमराव अम्बेडकर को जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 47 में डॉक्टर अंबेडकर ने किस सामाजिक मुद्दे पर जोर दिया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है इन्होंने जो जोर दिया था ये दिया था जाति प्रथा पर जोर दिया था और इसके साथ साथ जो है खात्मा पर जाति प्रथा और खात्मा पर जो है भीमराव अम्बेडकर ने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कहा जा रहा है स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक समाज की कल्पना किसने की थी। तो स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक भारत की समाज की कल्पना जो है ये क्या था डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही किया था। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को कवर करने के बाद अब अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, यानी जो है पॉलिटी यानी सिविक्स का जो अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। अब 6वां कक्षा का सिविक्स में जाकर के देखिएगा तो चैप्टर मिलेगा ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। चलिए यहाँ से इसका क्वेश्चन है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है खाद्य सामग्री किन माध्यमों से प्राप्त होती है। तो खाद्य सामग्री जो होता है ये खेत से प्राप्त होती है, खेत में से जो है प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में ग्रामीण जीवन में सबसे प्रमुख खाद्य सामग्री क्या है। तो ग्रामीण जीवन में जो सबसे प्रमुख खाद्य सामग्री जो है ये है गेहूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है गांव में दूध का मुख्य स्रोत क्या है। तो गांव में दूध का मुख्य स्रोत जो गांव में जो होता है वो मवेशी ही होता है, मवेशी पालन ही होता है गांव में मुख्य स्रोत जो है दूध का जो है। और इसमें बात करें तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से, इसको भी याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन दुग्ध उत्पादन से कौन संबंधित है। तो श्वेत क्रांति। और हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है मवेशी पालन का उपयोग किस रूप में होता है। तो मवेशी पालन का उपयोग जो होता है ये बात करें तो ये दूध उत्पादन के लिए होता है, दूध उत्पादन के लिए होता है और इसके साथ साथ कृषि कार्य के लिए होता है और मांस के लिए भी इसका उपयोग जो है होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है धान की खेती किस मौसम में की जाती है। तो धान की खेती जो होता है ये वर्षा ऋतु में किया जाता है, वर्षा ऋतु में धान की खेती किया जाता है और धान की खेती जो है ये खरीफ फसल कहलाती है, धान की खेती जो है वर्षा ऋतु में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 54 जो है क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है मूंगफली किस माध्यम से प्राप्त होती है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली जो होता है ये खेती से ही प्राप्त होता है, खेती से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तिलहन किसका स्रोत है। तिलहन की बात करते हैं जो तिलहन जो होता है ये तेल का स्रोत होता है, तिलहन जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दालें किस माध्यम से प्राप्त होती है। तो दाल जो होता है, दाल की बात करें तो दाल भी खेत से ही प्राप्त होता है, दाल जो होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, क्वेश्चन नंबर 57 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है कि भारत में कितने लाख से अधिक गाँव हैं। तो भारत में बात करें तो भारत में जो 6 लाख से अधिक गाँव है भारत में है, जो 6 लाख से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 58 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख स्रोत जो होता है ये कृषि है, प्रमुख स्रोत ग्रामीण क्षेत्र में जो है आजीविका का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुखता से कौन सा उत्पादन होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो है दूध उत्पादन ही होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 राजापुर गांव किस जिले में स्थित है। तो राजापुर गांव जो है ये बक्सर जिला में स्थित है, राजापुर गांव जो है ये बक्सर जिला में स्थित है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्रामीण जीवन यापन का क्या प्रमुख उत्पादन है। तो ग्रामीण जीवन यापन का जो है प्रमुख उत्पादन की बात करें तो ये होता है फसल ही प्रमुख उत्पादन होता है ग्रामीण जीवन यापन जो भी लोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से फल अधिक प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो फल उगाए जाते हैं उनमें आ जाता है जो आम आ जाता है, और इसके साथ साथ अन्य सौंफी फल जो होता है, अन्य सौंफी फल जो होता है वो सब आ जाता है इसमें जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है बड़े किसानों को क्या कहते हैं। तो बड़े किसान जो होते हैं, बड़े किसान को हम लोग जो है व्यापार कह करके बुलाते हैं, व्यापार कहते हैं, बड़े किसानों को व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है 64 में कि कढ़ाई किस प्रकार का कार्य है। तो कढ़ाई जो होता है ये हस्तशिल्प का कार्य होता है। कढ़ाई जो होता है ये हस्तशिल्प का कार्य होता है, कढ़ाई। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोहार द्वारा बनाए गए सामानों का व्यापार किन क्षेत्रों में होता है। तो लोहार के द्वारा जो सामान बनाया जाता है उसका व्यापार जो होता है वो शहरी क्षेत्रों में होता है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में जो है इसका व्यापार होता है, लोहार के द्वारा जो सामान बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन के जो बताने से पहले आपको बता दें कि अगला चैप्टर शुरू हो जाता है और चैप्टर का नाम है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। पॉलिटी में देखेंगे सिविक्स का जो किताब है आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी एग्जाम जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो अगर बुक है आपके पास क्लास 6 का तो आप लोग देख सकते हैं शहरी जीवन यापन के स्वरूप, ये चैप्टर मिल जाएगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं शहरों में रहने वाले लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं। तो जो भी लोग शहर में रहते हैं वो लोग जो है व्यवसाय का कार्य करते हैं, व्यवसाय का। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर जो है ये हो जाएगा व्यवसाय और नौकरी, व्यवसाय और इसके साथ साथ नौकरी, व्यवसाय और नौकरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है फुटपाथ पर अपनी वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों को किस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर फुटपाथ पे जो भी सामान बेचते हैं उसको जो है उस दुकानदार को जो है फेरी वाला व्यापारी कहते हैं, फेरी वाला व्यापारी कहा जाता है, उसको जो फेरी वाला व्यापारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 में फेरी वाले व्यापारी अपनी दुकानों का स्थान क्यों बदलते रहते हैं। तो फेरी वाला जो व्यापारी होता है वो अपनी दुकानों का स्थान इसलिए बदलते रहता है क्योंकि उसको जो है वो पुलिस के डर से बदलते रहता है, पुलिस या नगर निगम के कारण वो जो है अपनी जो है जो दुकान जो होता है उसका स्थान बदलते रहता है, पुलिस या नगर निगम के कारण जो है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है गाँव के मजदूर कब शहर आते हैं। तो गाँव में जो मजदूर होते हैं वो मजदूर तभी शहर में आते हैं वो जब उसको काम की तलाश होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा काम की तलाश में जो है शहर आते हैं गांव के मजदूर जो है काम की तलाश में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि सेनानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी को क्या प्राप्त होता है। सेनानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी जो होता है उसका पेंशन प्राप्त होता है, पेंशन उसको जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है जिनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं वे क्या चलाते हैं। तो जिनके पास भी नगर निगम के लाइसेंस होते हैं वो जो है बड़ी दुकान चलाते हैं, वो जो है बड़ी दुकान को चलाते हैं। यदि उसके पास नगर निगम के जो लाइसेंस होता है तब वो जो है बड़ी दुकान चलाते हैं वो जो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं और क्वेश्चन से पहले ही शुरू हो जाता है चैप्टर का नाम है लेन देन का बदलता स्वरूप। चैप्टर का नाम है सिविक्स में जो है लेन देन का बदलता स्वरूप। और इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है इस समय जब रुपये या सिक्कों का चलन नहीं था लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते थे। जब जो है रुपये या सिक्कों का चलन नहीं था उस समय लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते थे ये बताना है। जिसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा वस्तु विनिमय करके जो है लोग जो है बदला करते थे, यानी वस्तु विनिमय करके, वस्तु का आदान प्रदान करके जो है ये करते थे, अपना जो है अपना आवश्यकता की पूर्ति करते थे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 का आ जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कि वर्तमान में कौन सी प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान ले चुकी है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो स्थान ले चुका है अभी वर्तमान में ये आ जाता है रुपया और सिक्का, ये जो है इसका स्थान ले चुका है वस्तु विनिमय प्रणाली का भी वर्तमान में जो है रुपया और सिक्का। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कमी क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली जो था उसका प्रमुख कमी की बात करें तो उसका प्रमुख कमी था वस्तुओं का तुल्य मूल्य निर्धारित करना, वस्तुओं का जो है तुल्य मूल्य निर्धारित करना, ये जो है बहुत ही बड़ी कमी थी। यानी जो है सही जितना जरूरी है उतना जो है मूल्य वस्तुओं के अनुसार जो है निर्धारित नहीं कर पाता था, उसको आदान प्रदान नहीं कर पाता था, यही कमी था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया सिक्का किस नाम से जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था वो जो है रुपया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है
भारत के, हम देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का जो चलाया था ये चलाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जो है इसी ने चलाया था चांदी का सिक्का जो है सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कहा जा रहा है प्राकृतिक वस्त्र मुद्रा के रूप में किस काल में प्रयोग की गई? तो प्राकृतिक वस्त्र जो है ये मुद्रा के रूप में जो है प्रयोग जो किया गया ये किया गया है पूर्व ऐतिहासिक युग में, पूर्व ऐतिहासिक युग में जो है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है मुगल साम्राज्य के समय मुद्रा के रूप में किस धातु का उपयोग होता था? तो मुगल साम्राज्य के समय जो है मुद्रा के रूप में बात करें तो धातु का जो उपयोग होता था उस धातु का नाम था तांबा। तांबा का ही उपयोग होता था जो है मुगल साम्राज्य के समय जो है मुद्रा के रूप में जो है तांबा के धातु का जो है उपयोग होता था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में किस धातु का सिक्का प्रचलित था? तो दक्षिण भारत में जो है सोना का सिक्का प्रचलित था। सोना का सिक्का जो है प्रचलित था दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है आजकल जो है प्रचलित सिक्के किस धातु के बने होते हैं? तो आजकल जो प्रचलित सिक्का जो है ये जो है एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम का जो है अभी सिक्का बना होता है अभी वर्तमान में जो है, और निकेल का, एल्यूमिनियम और निकेल का बना होता है, एल्यूमिनियम और निकेल का। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कागजी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो कागजी मुद्रा जो है इसको पत्र मुद्रा कहा जाता है। कागजी मुद्रा को जो है पत्र मुद्रा कहा जाता है कागजी मुद्रा को। तो पत्र मुद्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि भारत में कौन सा बैंक कागज के नोट जारी करने का अधिकार रखता है? तो भारत में जो है कागज के नोट जारी करने का अधिकार जो होता है ये RBI बैंक रखता है। RBI के फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये RBI का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है रुपये और पैसे के माध्यम से लेन देन को क्या कहते हैं? तो रुपये और पैसे के माध्यम से लेन देन को जो है इसको कहते हैं विनिमय। विनिमय कहते हैं, विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है वस्तुओं की संख्या बढ़ाने का क्या कारण है? तो वस्तुओं की संख्या बढ़ने का कारण जो है ये होता है प्रौद्योगिकी। वस्तुओं की संख्या बढ़ने का कारण जो होता है ये होता है प्रौद्योगिकी। वस्तुओं की संख्या बढ़ने का कारण होता है प्रौद्योगिकी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक विनिमय प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? तो आर्थिक विनिमय प्रणाली का प्रमुख लाभ जो होता है ये होता है आसानी से संसाधन, आसानी से जो है संसाधन एकत्र करना, आसानी से संसाधन एकत्र करना, ये जो होता है वस्तु यानी आर्थिक विनिमय प्रणाली का प्रमुख लाभ होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 86 का समय के साथ साथ किसकी वजह से बाजार में भौतिक रूप में परिवर्तन हुआ है? ये हुआ है इंटरनेट के। इंटरनेट इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेट की वजह से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का आ जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में क्वेश्चन है देख सकते हैं कि बैंक अपने ग्राहकों को किसके द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करता है? तो बैंक जो है अपने ग्राहक को जो है भुगतान की सुविधा जो प्रदान करता है ये करता है चेक के द्वारा करता है। तो चेक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का बैंक अपने ग्राहकों को किस प्रकार का कार्ड जारी करता है? तो बैंक जो है अपने ग्राहक को जो है ATM कार्ड जारी करता है, ATM कार्ड जारी करता है। इसका फुल फॉर्म बात करते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है किसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा जो है ये ATM को ही प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है इसको ATM कहा जाता है और ATM को ही प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 90 में देख सकते हैं कि संसाधन रुपये को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संस्था सहायक हो सकती है? ये जो है ये हो सकती है बैंक संस्था, जो है ये सहायक हो सकती है बैंक संस्था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 91 को बताने से पहले देख सकते हैं चैप्टर शुरू हो जाता है और चैप्टर का नाम है हमारी सरकार। हमारी सरकार जो है ये चैप्टर का नाम है क्लास 6 के जो है सिविक्स का बात करें तो हमारी सरकार। इस चैप्टर का क्वेश्चन है पहला देख सकते हैं कि सरकार का क्या काम है? तो सरकार जो होता है इसका बहुत सारा काम होता है। काम में गिनती करी जाए तो आपको बता दें कि विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जो होता है विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में से संबंधित कोई भी निर्णय जो लेता है ये सरकार ही करती है। और इसके साथ साथ सड़क और स्कूल का निर्माण, सड़क और स्कूल का निर्माण जो होता है ये सरकार का ही कार्य होता है, सड़क और स्कूल का निर्माण। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है सरकार आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को कैसे नियंत्रित करते हैं? ये जो है ये विभिन्न नीतियों और योजनाओं द्वारा जो है इसको नियंत्रित करता है। बहुत प्रकार के जो नीति निकालता है, नीतियाँ और योजना जो निकलता है इसी के द्वारा जो है नियंत्रण करता है सरकार जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी चीज़ को यानी किसी चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर सरकार क्या करती है? यदि किसी भी चीज़ का दाम बहुत बढ़ जाती है तो सरकार जो है उसकी आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास करता है। उसकी आपूर्ति जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि सामाजिक मुद्दों पर सरकार किस प्रकार की कार्रवाई करती है? तो सामाजिक मुद्दा पर जो है सरकार जो है ये कानूनी कार्रवाई करता है,
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 95 कहा जा रहा है महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है। तो महंगाई जो है इसको कम करने का एक ही उपाय है कि आपूर्ति बाजार। महंगाई को कम करने का उपाय है आपूर्ति बाजार के द्वारा जो महंगाई को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 96 कहा जा रहा है नियम बनाने का कार्य कौन करता है। तो नियम बनाने का कार्य जो होता है ये सरकार करती है। सरकार करती है और इसके साथ सरकार करती है और इसके जो है व्यवस्थापिका जो होता है ये होता है सरकार, और व्यवस्थापिका ये जो है नियम बनाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 97 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में है लोगों के लिए सरकार किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। तो लोगों के लिए सरकार जो है शैक्षणिक सेवा जो है सेवा किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जगह शैक्षणिक सेवा प्रदान करता है और न्यायिक सेवा प्रदान करता है, न्यायिक सेवा प्रदान करता है और इसके साथ साथ युद्ध सेवा भी प्रदान करता है सरकार जो है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में कहा जा रहा है कि समस्या होने पर लोग कहाँ जाते हैं। तो समस्या होने पर यदि किसी लोगों को समस्या होता है तो वो जो है न्यायालय जाता है, न्यायालय जाता है समस्या होने पर लोग जो हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सरकार के अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार जो होता है इसके 3 अंग होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो सरकार के जो है 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, विधायिका जो होता है एक अंग होता है, दूसरा होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है जो है ये कार्यपालिका होता है, और तीसरा का बात करें जो है दूसरा कार्यपालिका होगा, तीसरा जो है ये न्यायपालिका होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये जो है सरकार के तीनों अंग हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का सरकार के स्तर कौन कौन से है। तो सरकार के स्तर जो होता है ये स्तर देख सकते हैं। पहला स्तर की बात करें तो केंद्र सरकार हो जाएगा, केंद्र राज्य सरकार हो गया, और दूसरा जो है स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार हो गया, 3 स्तर होते हैं केंद्र यानी सरकार जो होता है इसका 3 स्तर होता है, एक होता है केंद्र स्तर, दूसरा जो है राज्य स्तर और तीसरा जो है ये स्थानीय सरकार होता है। स्थानीय सरकार ये 3 स्तर होते हैं सरकार के स्तर जो है। केंद्र सरकार के अधीन सीधे नियंत्रण वाले प्रदेशों को क्या कहा जाता है। तो केंद्र सरकार के अधीन सीधे नियंत्रण वाले प्रदेशों को जो है केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको कहा जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये अभी वर्तमान में 8 है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भारत में जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है इसकी जो है प्रमुख विशेषता की बात करें तो विशेषता है कि सरकार जनतंत्र की अपनी इच्छाओं का पालन करे। सरकार जो है ये जनतंत्र की अपनी इच्छाओं की जो है पालन करती है, ये लोकतंत्र सरकार की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है केंद्र सरकार का शासन निम्नलिखित में से किस पर नहीं होता है। तो केंद्र सरकार जो है इसका शासन जो है ये स्थानीय सरकार पर जो है नहीं होता है। केंद्र सरकार का शासन स्थानीय सरकार पर नहीं होता है, और प्रयोग के आधार पर सबसे पहले पंचायती राज जो है ये आंध्र प्रदेश बना। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा निर्णय जो है निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय की बात करें तो राज्य में यदि जो है नई रेल सेवाओं का निर्णय लिया जाता है तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो है राज्य सूची में आता है तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस या पर्यटन दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस या पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है वोट देने के दिन मतदाताओं की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है। तो वोट देने के दिन जो है मतदाता जो होते हैं वोटरधारी उसका प्रमुख जिम्मेदारी ये होते हैं कि वो जो है पवित्रबद्ध व्यक्तियों का चयन करना, यानी जो है वो व्यक्ति को चयन करना जो उसकी भलाई के लिए सोचे और उसी को जो है वोट देना, ये इसकी जिम्मेदारी होती है मतदाता की। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 106 में कहा जा रहा है लोकतंत्र में जनता की किस परिपक्वता पर सरकार निर्भर करती है। तो लोकतंत्र में जनता की जो है उनकी आर्थिक स्थिति और इसके साथ साथ शिक्षा और मानसिक स्थिति पर जो है सरकार निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है 107 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन नियंत्रित करता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन की बात करें तो ये जो है केंद्र सरकार नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ देख सकते हैं कौन सी शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है। तो जनता के हाथ में बात करें तो कौन सी शक्ति रहती है ये पूछ रहा है। तो जनता के हाथ में जो है लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता जो है ये जनता के हाथ में रहती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है लोकतंत्र और राजतंत्र में मुख्य अंतर क्या है। तो लोकतंत्र और राजतंत्र में यही मुख्य अंतर है कि पहला अंतर यह है कि राजा की नियुक्ति प्रक्रिया जो है
प्रजा अपने जो है अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, शासन की जवाबदेही। ये जो है लोकतंत्र और राजतंत्र में मुख्य अंतर है। फिर से समझ लीजिए, लोकतंत्र और राजतंत्र में मुख्य अंतर। राजा की नियुक्ति प्रक्रिया प्रजा को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, शासन की जवाबदेही, ये सब जो है लोकतंत्र में और राजतंत्र में मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं लोकतंत्र, यहाँ पे कहा जा रहा है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सभी लोगों को मतदान का अधिकार, लोक शक्ति द्वारा शासन चलाना, ये जो है ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 111 में कहा जा रहा है, महात्मा गांधी ने 1931 में किस पत्रिका में लोकमत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। ये जो है ये किए थे यंग इंडिया पत्रिका में। यंग इंडिया पत्रिका में इन्होंने अपना विचार को किया था, यंग इंडिया पत्रिका में। यंग इंडिया पत्रिका इसका सही आंसर हो जाएगा। और न्यू इंडिया या कॉमन बिल जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 112 में, लोकतंत्र में किसके पास शासन की जिम्मेदारी होती है। तो लोकतंत्र में शासन की जिम्मेदारी जो होती है ये चुने हुए प्रतिनिधि के पास होते हैं। ये जो है चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है जिम्मेदारी, चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन की बात करते, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, गांधी जी के अनुसार किस व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार जो है वोट का अधिकार जो है ये जो ईमानदारी से काम नहीं करता उसको नहीं होना चाहिए। जो ईमानदारी से काम नहीं करता है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसको जो है वोट नहीं देना चाहिए, गांधी जी के अनुसार कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं के मताधिकार का महत्व क्यों है। तो लोकतांत्रिक देशों में जो है महिलाओं के मताधिकार का महत्व इसलिए है क्योंकि समानता की स्थापना हेतु, जनता की संपूर्ण भागीदारी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ये सब के लिए जो है महिलाओं के मताधिकार का महत्व जरूरी होता है लोकतांत्रिक देशों में जो है, क्योंकि पहला समानता की स्थापना हेतु, दूसरा जनता की संपूर्ण भागीदारी के लिए, तीसरा महिला सशक्तिकरण के लिए जो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 में, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में, क्वेश्चन नंबर 115 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 115 कहा जा रहा है, भारत में लोकतंत्र का मुख्य तत्व क्या है। तो भारत में लोकतंत्र का मुख्य तत्व जो है ये है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन जो है, ये भारत में लोकतंत्र का मुख्य तत्व है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस बात पर जोर दिया गया था। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है वो वोट देने का अधिकार जो है इस पर बहुत जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, गांधी जी का मत था कि गरीब आदमी को वोट का अधिकार क्यों मिलना चाहिए। तो गांधी जी का मत था कि गरीब आदमी को वोट का अधिकार क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि उसे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, क्योंकि उसे जो है अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है गरीब व्यक्ति को भी, इसलिए उसको जो है वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, स्वतंत्रता के पहले भारत में किस प्रकार का शासन था। तो स्वतंत्रता के पहले जो है भारत में जो है औपनिवेशिक शासन था भारत में जो है स्वतंत्रता से पहले। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 119 में, देख सकते हैं यहाँ कहा जा रहा है, यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला। यूरोप में जो है महिला को वोट देने का अधिकार 1928 ईस्वी में मिला, और ये ब्रिटेन के द्वारा जो है मिला यूरोप में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 120 में, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किन विचारों के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया। ये जो है ये दिया गया स्वतंत्रता को, समानता को और मूल अधिकार को, ये सभी को दिया गया। दोस्तों नंबर 121 कहा जा रहा है, लोकतांत्रिक सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है। लोकतांत्रिक सरकार जो है ये कार्य जो करती है ये सिद्धांत है भागीदारी की सिद्धांत, और इसके साथ साथ जो है समन्वयता के सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत, ये पर जो है ये तीनों पर जो है लोकतांत्रिक सरकार कार्य करती है। दोस्तों आपको बता दें कि ये एसके झासर का पीडीएफ है और सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 122 का आता है, प्रतिनिधि चुनाव के उपरांत कितने वर्षों तक सत्ता में रहते हैं। तो प्रतिनिधि जो है चुनाव के बाद जो है 5 वर्ष तक सत्ता में रहते हैं। अगला क्वेश्चन का, विदेशों में महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए किस प्रकार के आंदोलन किए गए थे। तो विदेश में जो है महिला को वोट देने का अधिकार के लिए जो है वहाँ पर आंदोलन किया गया था, जिसमें कि पहला किया गया था प्रदर्शन किया गया था।
जेल जाने पड़े थे, वहाँ पर जो है जेल भी जाने पड़े थे और भूख भी हड़ताल में करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है सार्वभौम, सार्वभौम ये हम देख सकते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 125 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में कहा जा रहा है लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्या है। तो लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व जो है यह है भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व भागीदारी होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का महत्व क्यों है। तो चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का महत्व इसलिए है क्योंकि प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जो है प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, इसीलिए जो है चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का महत्व है। चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का महत्व यही है क्योंकि पहला सुन लीजिए, प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हो गया, पहला हो गया प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, दूसरा हो गया प्रतिनिधियों को चुनने के लिए और तीसरा हो गया सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार का उद्देश्य क्या है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का उद्देश्य जो है यही है कि सभी वयस्क नागरिकों को जो है मताधिकार देना, सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देना। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 128 में, क्वेश्चन नंबर 128 में कहा जा रहा है लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो सबसे पहला है वोट देना, सबसे पहला है वोट देना, दूसरा है सरकार के कार्यों में रुचि लेना, तीसरा है सरकार की आलोचना करना, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं जनता सरकार के कार्यों की समीक्षा और भागीदारी किन माध्यमों से करती है। तो जनता जो है सरकार के कार्यों की समीक्षा और भागीदारी जो है ये पत्र लिखकर करते हैं, दूसरा धरना करके करता है, तीसरा जो है जुलूस करके करता है और चौथा जो है हड़ताल करके करता है। इस तरीके से जो है जनता जो सरकार के कार्यों की समीक्षा और भागीदारी करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नियमित चुनाव होने से जनता को क्या नियंत्रण प्राप्त होता है। तो नियमित चुनाव होने से जनता को जो है सरकार पर नियंत्रण जो है प्राप्त होता है, सरकार पर नियंत्रण प्राप्त होता है, जनता को जो है सरकार पर नियंत्रण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है सरकार की कौन सी अचानक की गई कार्रवाई को आलोचना की आवश्यकता हो सकती है। तो सरकार की यही अचानक की गई कार्रवाई को आलोचना की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें कि पहला हो गया नया कानून बनाना और दूसरा हो गया नीतियों का बदलाव एवं अन्य निर्णय जो है लेना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में कहा जा रहा है सरकार द्वारा सही कार्य न करने पर जनता का क्या कर्तव्य होता है। तो सरकार द्वारा सही कार्य न करने पर जनता का कर्तव्य जो होता है ये होता है आलोचना करना। अगर सरकार कोई अच्छे कार्य नहीं करती है तो वहाँ पर जो है जनता आलोचना करती है, तब जो है सरकार को समझ में आती है कि यह कार्य सही में नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है विवादों के समाधान में किस संस्था की मुख्य भूमिका होती है। तो विवादों के समाधान में बात करें तो सरकार की, विवादों के समाधान में जो है सरकार हो गया, ग्राम पंचायत हो गया और उसके साथ साथ जो है स्थानीय थाना हो गया, ये तीनों जो है सरकार विवादों में समाधान के एक मुख्य भूमिका निभाती है, ये तीनों संस्था जो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बताने से पहले देख सकते हैं चैप्टर शुरू हो जाता है स्थानीय सरकार। चैप्टर का नाम है पॉलिटी का जो है स्थानीय सरकार और इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ से स्थानीय सरकार चैप्टर के जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है गाँव के आम सभा में मुखिया का क्या महत्व होता है। तो गाँव के आम सभा में मुखिया का महत्व यही होता है कि वह जो है आम सभा की अध्यक्षता करता है। मुखिया जो होता है वो आम सभा की अध्यक्षता करता है, गांव के आम सभा में जो होता है मुखिया जी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है ग्राम पंचायत की सुरक्षा कौन करेगा। तो ग्राम पंचायत की सुरक्षा जो है वहाँ पे ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत की सुरक्षा करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य लोग जो होते हैं जिसे वार्ड सदस्य कहते हैं, ये ग्राम पंचायत की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत में मतदाता सूची तैयार कौन करता है। तो ग्राम पंचायत में जो है मतदाता सूची जो है ये BLO तैयार करता है। BLO जो है
इसको तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के कौन वोट दे सकते हैं। तो 18 वर्ष के अधिक उम्र के जो है वोट दे सकते हैं, वो हो सकता है महिला और पुरुष, यानी मेल और फीमेल, यानी जो है पुरुष और महिला, ये दोनों जो है 18 वर्ष के बाद जो है वोट दे सकते हैं, मेल और फीमेल, यानी पुरुष और महिला दोनों। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 138 कहा जा रहा है, मतदाता सूची का अन्य नाम क्या है। मतदाता सूची का ही अन्य नाम जो है वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट कहते हैं, वोटर लिस्ट यानी जो है मतदाता सूची का अन्य नाम ही वोटर लिस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं BLO का पूरा नाम क्या है। ये जो BLO होता है, BLO जो होता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो BLO का पूरा नाम जो होता है, ये होता है बूथ लेवल ऑफिसर, BOOTH, बूथ लेवल, LEVEL लेवल ऑफिसर, OFFICER, बूथ लेवल ऑफिसर, ये BLO का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतदाता सूची में किसका नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। तो मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज नहीं किया जा सकता जिसका उम्र जो होता है ये 18 वर्ष से जो है कम उम्र का व्यक्ति जो होता है उसका नाम दर्ज नहीं किया जा सकता वोटर लिस्ट में जो है। दोस्त क्वेश्चन कहा जा रहा है, ग्राम पंचायत की स्थापना किस आधार पर की जाती है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना जो है ये किया जाता है गांव की जनसंख्या के आधार पर। गांव जो है इसकी जनसंख्या, गांव की जनसंख्या के आधार पर जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। गांव की जनसंख्या के आधार पर जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो ग्राम पंचायत जो होता है इसका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, ग्राम पंचायत के तहत एक सरपंच और कितने वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत के तहत जो है एक सरपंच और वार्ड सदस्य की संख्या जो है ये प्रत्येक गांव से एक एक चुने जाते हैं, यानी प्रत्येक गांव से जो है प्रत्येक गांव से एक वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, ग्राम सचिव का चुनाव कैसे होता है। तो ग्राम सचिव का चुनाव जो होता है ये सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। सरकार के द्वारा नियुक्त होता है ग्राम सचिव का चुनाव जो होता है सरकार के द्वारा नियुक्त होता है ये। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि किसे भेजा जाता है। तो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि जो है ये वार्ड सदस्य को भेजा जाता है। वार्ड सदस्य को भेजा जाता है ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि जो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 146 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है। तो मुखिया का चुनाव जो होता है ये ग्राम पंचायत के माध्यम से ही होता है। ग्राम पंचायत के माध्यम से ही मुखिया का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य जो होता है ये होता है सामाजिक न्याय की प्राप्ति। सामाजिक न्याय की प्राप्ति ये उद्देश्य होता है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति ये उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये जो है ये होती है लेखपाल की। लेखपाल की जो है जिम्मेदारी होती है, लेखपाल की गाँव की जमीन रखने की जो है जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, नगर निगम का कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो नगर निगम जो है इसका कार्य क्षेत्र जो होता है ये होता है शहर। नगर निगम का कार्य क्षेत्र शहर होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में क्या अंतर है। तो नगर परिषद और नगर पंचायत में जो होता है ये नियंत्रण की सीमा का अंतर होता है। नियंत्रण की सीमा का अंतर होता है। नियंत्रण की सीमा का अंतर होता है ग्राम पंचायत और नगर परिषद और नगर पंचायत में। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 151 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और उसके कार्यकाल क्या है। तो नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति जो होता है ये जो है ये करता है राज्य सरकार करता है। ये राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार, और उसके कार्यकाल जो होता है ये प्रशासनिक क्रियान्वयन को संपन्न करता है। इसका कार्यकाल यही है कि ये जो है प्रशासनिक क्रियान्वयन को संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 152 कहा जा रहा है, ग्राम पंचायत और नगर प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है। तो ग्राम पंचायत और नगर प्रशासन जो होता है ये दोनों का मुख्य कार्य जो होता है ये होता है सड़क और परिवहन ये दोनों इसका जो है मुख्य कार्य होता है, इसका देखरेख करना जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, जिला का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है। तो जिला का सबसे उच्च अधिकारी जो होता है ये जिला अधिकारी होता है। जिला अधिकारी होता है जिला का सबसे उच्च अधिकारी जो है जिला अधिकारी। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 में कहा जा रहा है कि किसान जो है किसकी नकल करके अपने काम का निरीक्षण करते हैं। तो किसान जो होता है ये लेखा पद्धति का जो है नकल करके अपने काम का निरीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, गाँव में विवाद सुलझाने की प्रमुख संस्था क्या है। तो गाँव में विवाद सुलझाने की प्रमुख व्यवस्था जो होता है या संस्था जो होता है ये पंचायत होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाता है चैप्टर का नाम है सड़क सुरक्षा उपाय। अगला चैप्टर जो है सड़क सुरक्षा उपाय हो जाता है और ये क्लास 6 ज्योग्राफी का जो है लास्ट चैप्टर है ये पॉलिटी का जो है।
तो सड़क सुरक्षा उपाय, ये इस चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है। तो लाल बत्ती का अर्थ जो होता है ये होता है वाहनों को रोकने का। वाहन जो होता है इसको रोकने का, वाहन रोकने का जो है संकेत होता है लाल बत्ती जो होता है। अगला क्वेश्चन है हरी बत्ती का संकेत क्या होता है। हरी बत्ती जो है ये होता है वाहन को आगे बढ़ाने का संकेत, वाहन को जो है आगे बढ़ाने के, यानी कि चलाने के संकेत जो हरी बत्ती होता है, और रोकने का लाल बत्ती होता है। अगला क्वेश्चन है पीली बत्ती का संकेत क्या होता है। तो पीली बत्ती जो है ये संकेत जो होता है, ये पीली बत्ती संकेत होता है सावधानी के साथ चलाने के लिए, सावधानी के साथ जो है चलाने के लिए पीली बत्ती का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फुटपाथ का मुख्य उपयोग क्या है। तो फुटपाथ जो होता है उसका मुख्य उपयोग जो होता है ये होता है पैदल यात्रियों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए जो है, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का मुख्य उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 160 कहा जा रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग जो होता है ये जो है ये किया जाता है पैदल यात्रियों के लिए, सड़क पार करने के लिए ये किया जाता है पैदल यात्री को। अगला क्वेश्चन कहता है रेलवे क्रॉसिंग को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो रेलवे क्रॉसिंग जो होता है इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, रेलवे क्रॉसिंग को 2 प्रकार में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार केंद्र संकेत का क्या मतलब है। प्राथमिक उपचार केंद्र संकेत का मतलब जो होता है ये होता है आपातकालीन संकेत सहायता केंद्र, ये इसका जो है संकेत होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है 163 में सड़क संकेतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सड़क संकेत जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यातायात को नियंत्रित करना और सुरक्षा बढ़ाना, यातायात को नियंत्रित करना और सुरक्षा बढ़ाना, ये सड़क संकेतों का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है नो हॉर्न संकेत किस क्षेत्र में विशेष तौर पर लगाया जाता है। तो नो हॉर्न संकेत जो होता है ये विशेष तौर पर जो लगाया जाता है ये लगाया जाता है न्यायालय के क्षेत्र में, न्यायालय के वाले क्षेत्र में लगाया जाता है, विद्यालय वाले क्षेत्र में लगाया जाता है, और अस्पताल वाले क्षेत्र में लगाया जाता है। ये सब क्षेत्र में जो है नो हॉर्न संकेत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, और इससे पॉलिटी क्लास का जो है लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है किस संकेत का उपयोग ऊंचे चढ़ाई रास्ते पर किया जाता है। तो ऊंचाई पे चढ़ने वाले रास्ते पर जो है संकेत जो किया जाता है ये संकेत किया जाता है हॉर्न बजाना, हॉर्न बजाना, ये संकेत इसका जो है ऊंचाई पे चढ़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किया और सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके, पॉलिटी का कंप्लीट क्लास हो गया। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए चैप्टर के क्लास 7th का जो है लेकर के। जय हिंद।